क्लास थी क्या आपकी? प्रणाम मैम। प्रणाम सर, प्रणाम। चलिए प्रेयर के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृताः। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हाथों को रफ कर लीजिए। राधे राधे मैम। राधे राधे, प्रणाम आप सभी को। प्रणाम मैम। प्रणाम। चलिए अष्टांग योग के लाभ से अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पढ़ेंगे अष्टांग योग के लाभ। ठीक है, चलिए सबसे पहले है हमारा शारीरिक शक्ति। ये हमने लास्ट क्लास में यानी कि कल डिस्कस भी किया था कि कैसे शारीरिक रूप से हमें हमारे लिए लाभकारी होता है अष्टांग योग, है ना। तो अष्टांग योग शारीरिक शक्ति से यानी कि हमारी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और हमारी जो शरीर में एक तरह से स्थिरता लेकर आता है, हमारी सहन शक्ति को बढ़ाता है अष्टांग योग, फिजिकली स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। और सेकंड हमारा लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। हमारा जो शरीर है फ्लेक्सिबल बनता है। जब हम नियमित अभ्यास करते हैं तो लचीलापन बढ़ता है, साथ ही साथ जो जोड़ होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं वो खुलते हैं। मांसपेशियों में यानी कि मसल्स में जो स्टिफनेस होती है, जो टाइटपन होता है वो कम होता है और हमारा शरीर हल्का और सुगठित महसूस होता है। नेक्स्ट, हमारे मन को शांत और एकाग्र करता है। ये सब शारीरिक रूप से जो लाभ होते हैं अष्टांग योग के, मन को शांत करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, हमारा जो तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, एंजाइटी, बेचैनी। हाँ जी मैम ये थोड़ा सा लाइन रिपीट कर लीजिए। हाँ जी हाँ जी, चलिए देखते हैं। शारीरिक लाभ हम डिस्कस कर रहे हैं कि शारीरिक रूप से कैसे लाभकारी होता है अष्टांग योग हमारे लिए। तो फर्स्ट तो हमारी जो मांसपेशियां होती है उनको मजबूत बनाता है। ठीक है, हमारे शरीर में स्थिरता और सहन शक्ति बढ़ाता है। और हमारे मतलब सहन शक्ति बढ़ाता है, मांसपेशियों को मजबूत करने के साथ साथ हमारे शरीर को फ्लेक्सिबल यानी कि शरीर लचीला बनता है हमारा। जब हम नियमित अभ्यास करते हैं, नियमित आसन करते हैं तो हमारा शरीर, हमारा स्पाइन जो है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लचीलापन आता है उसमें। और जो जॉइंट्स होते हैं, है ना,
जैसे हमारा एल्बो का जॉइंट्स है, शोल्डर जॉइंट्स है, हिप जॉइंट्स है, वो खुलते हैं, जॉइंट्स की ओपनिंग करता है। मांसपेशियों में जो मसल्स स्टिफ हो जाती है, टाइट हो जाती है, उसकी कठोरता, जिससे हमारा शरीर हल्का और सुगठित महसूस होता है। नेक्स्ट, हमारे मन को शांत करता है और साथ ही साथ एकाग्र बनाता है, एकाग्र करता है, जिससे हमारी जो तनाव, और शारीरिक रूप से ही कि इसमें हेल्पफुल होता है, ये हमारे वजन को कम करने में भी हमारी सहायता करता है। आप देखोगे कुछ लोग वेट को लूज करने के लिए, कम करने के लिए भी अभ्यास करते हैं, आसन करते हैं। तो हमारा वजन कम करना, कैलोरी को बर्न करना और मेटाबॉलिज्म तेज करना, या एक तरह से हमारी बॉडी को टोन करना, ये सब काम अष्टांग योग के अंदर आते हैं। जब हम आसन को करते हैं तो ये सब हमें सारे लाभ उससे मिलते हैं। मैम जो लोग सिर्फ आसन करते हैं, वो प्राणायाम नहीं करते हैं, उन्हें तो वो चीज मानसिक शांति तो नहीं मिलती होगी, सिर्फ वेट लूज होता होगा, उनका वेट लॉस होता होगा। हाँ हाँ, मानसिक शांति का जो हमारा मेन मोटिव वो होता है, हमें प्राणायाम मिलता है। प्राणायाम में हम क्या करते हैं ना, प्राणायाम से हमारे जो होता है, हमारी श्वासों पे हमारा कंट्रोल आता है, जी जिससे हमारा जो मस्तिष्क होता है, मन होता है, शांति की तरफ जाता है। तो पूरा मैंने अष्टांग योग का महत्व बताया है। आप देखा होगा जो लोग केवल आसन करते हैं या फिर जो जिम में जाते हैं, जी है ना, उन लोगों को उनका मैम का नेटवर्क कट गया शायद। हम्म, मिलेगी, है, हमारे शरीर को डिटॉक्स करता है। क्योंकि कितने आसन हमारे ऐसे होते हैं जो ब्रीदिंग के साथ होते हैं। ठीक है, जो आसन हम करते हैं, आसन में भी हमारा ब्रीदिंग पर फोकस रहता है ना। योग में क्या होता है, भले ही आपने आज प्राणायाम कम किया, लेकिन जब आसन करते हैं तो आसन को हम अपने श्वासों पर फोकस करते हैं। आपने देखा होगा, सिंपल सा आपको एग्जांपल मैं देती हूँ, एक उदाहरण, जैसे हम बैक एंड फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपनी श्वासों को, है ना, इनहेल करते हुए, श्वास लेते हुए हमने बैक बेंडिंग किया, और श्वास को छोड़ते हुए यानी कि एक्सेल करते हुए हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं। तो आसन में भी हमारा श्वासों पे कंट्रोल होता है ना। तो इसलिए वहां हमें एक शांति महसूस होती है, क्योंकि आसन में भी हम श्वासों को फोकस करके प्रैक्टिस करते हैं। जब आप बिना श्वासों पे फोकस किए प्रैक्टिस करते हैं तो उसका इफेक्ट इतना नहीं होता, जितना इफेक्ट हम सांसों के साथ प्रैक्टिस करते हैं उससे होता है। मैम कई कई आसन भी होते हैं जिससे आपका ब्लड फ्लो माइंड के ब्रेन की तरफ होता है, जिससे आपका मेंटल स्टेबिलिटी भी बढ़ता है। तो हाँ उसमें भी बिल्कुल, जैसे आपका आसन हो गया या फिर सर्वांग सर्वांग आसन हो गया, आसन हो गया। सर्वांग जी आसन हो गया हमारा, है ना। और कई हमारा जो हम अपना विपरीत करणी आसन करते हैं, तो ये आसन से भी ऐसा नहीं है, आसन से भी हमारा मन शांत होता है, क्योंकि आसन को भी हम श्वासों के माध्यम से करते हैं। और जब आप श्वासों के माध्यम से अपने आसन की प्रैक्टिस करते हैं तो वो मोर इफेक्टिव होते हैं आपके लिए, है ना। जब आप अभी आप योगा टीचर बनेंगे, आप प्रैक्टिस कराएंगे, तो आप अब इन सब चीजों को फोकस करके प्रैक्टिस कराएं, है ना। जब आप पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, जो भी आपका एम है, तो उसमें आप अपनी अगर श्वासों के साथ आप प्रैक्टिस कराएंगे तो मोर इफेक्टिव होगे। इवन हम लोग तो जो हमारी सिंपल सूक्ष्म व्यायाम होते हैं उनको भी श्वासों को ध्यान रखते ही करते हैं। इनहेल और एक्सेल पर हमारा पूरा फोकस बना रहता है। चलिए, एक तरह से हमारे जो शरीर, हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, हमारे शरीर को, हमारे शरीर से विषैले जो तत्व होते हैं उनको बाहर निकालता है ना।
हमारी स्पाइन को, हमारी रीढ़ को मजबूत करता है। जब फ्लेक्सिबल होगी, मजबूत होगी, है ना, जिससे क्या होगा, हमारा शरीर संतुलन में होगा, हम बैलेंस कर पाएंगे खुद को। चलिए, नेक्स्ट है हमारा मानसिक उपचार। मानसिक में कैसे करता है, जब हम नियमित अभ्यास करते हैं अपने आसन प्राणायाम का, तो जो हमारे अंदर मूड स्विंग का होता है ना, हमारा जो मूड होता है वो कई बार चेंज होता रहता है। कई बार हम गुस्से में होते हैं, कई बार शांत होते हैं, कई बार खुश होते हैं, है ना, या फिर अचानक ही बैठे बैठे हमें गुस्सा आ जाता है, किसी के छोटी भी बात पे किसी की सहन ना करके हम उस पे क्रोध कर देते हैं। तो मूड स्विंग को भी हमारा क्या करता है, संतुलित करता है अष्टांग योग। ये सब जितने भी आपको लाभ बताए जा रहे हैं, क्योंकि अष्टांग योग के ही आपको बताए जा रहे हैं। आपका चिड़चिड़ापन कम करता है ना। हम धीरे धीरे हमारे अंदर क्या होता है, चिड़चिड़ापन बनता रहता है। आपकी जो निगेटिविटी होती है, आपके अंदर जो निगेटिव थॉट्स आते रहते हैं, उनको कम करता है। निगेटिव थॉट्स आपके हर एक तनाव तनाव को बढ़ाते हैं। निगेटिव थॉट्स क्या है, आपके धीरे धीरे तनाव को बढ़ाते हैं और आपके शरीर में बड़ी से बड़ी बीमारी को पैदा कर देते हैं, है ना। एक तो मेन, आप कई बार होता है, कुछ लोगों को सुना होगा डिप्रेशन में, वो डिप्रेशन में ऐसे ही नहीं जाते हैं, वो धीरे धीरे तनाव को इकट्ठा करते रहते हैं और वो फिर एक बड़ा रूप ले लेता है। तो ये सब उससे संतुलित होते हैं, उनमें सब में सुधार आता है। हम सेल्फ डिसिप्लिन की भावना हमारे अंदर आ जाती है, सेल्फ कंट्रोल आ जाता है, हम एक तरह से कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। हम किसी भी चीज को डिसीजन लेने में हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, हम सहज होकर कोई भी डिसीजन ले पाते हैं। हमारे जो विचार होते हैं वो स्पष्ट हो जाते हैं, कोई भ्रम नहीं रहता है मन में किसी के बारे में लेके, या किसी के बारे में कैसी सोच है। तो इन सब के लिए लाभकारी होता है। हमारी निर्णय लेने की, डिसीजन लेने की जो अक्षमता होती है वो बढ़ती है। हमारी जो सोच है, थिंकिंग है, वो स्पष्ट होती है, पॉजिटिव हो जाती है ना। यानी कि हमारा जो माइंड बॉडी है, हमारी जो कंसंट्रेशन है, उसको भी मजबूत करता है। बहुत फायदे होते हैं हमारे शरीर की, हम अपनी शरीर की जरूरतों को समझ पाते हैं, है ना। जब हम खुद को देखते हैं, खुद की श्वासों को देखते हैं, यानी कि खुद को समझ पा रहे हैं, हमारे मन के बोझ कम होता है, नींद अच्छी होती है हमारी। कई कितनों को आज की डेट में कितने ऐसे हैं जिनको नींद ही नहीं आती है। तो अनिद्रा में राहत देता है हमें हमारा अष्टांग योग। तो आप कह सकते हैं कि तनाव और चिंता में कमी, है ना। आप लिख सकते हैं एक नोट्स की तरह, ये आपको आंसर में भी काम आएगा जब आप एग्जाम में देंगे। आप लिख सकते हैं तनाव और चिंता में कमी आती है, ठीक है। जैसे अष्टांग योग में गहरी श्वास प्रक्रिया मन को शांत करती है, जिससे तनाव, चिंता, बेचैनी कम होती है। नेक्स्ट है हमारा एकाग्रता। हमारी जो एकाग्रता मैडम और होती है, एक बार लास्ट लाइन। हाँ, जैसे तनाव और चिंता में कमी आती है अष्टांग योग से। जब हम अष्टांग योग में गहरी श्वास की प्रक्रिया करते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा तनाव, हमारी चिंता, हमारी बेचैनी कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं एकाग्रता में वृद्धि, है ना। जब हम बंद लगाते हैं या फिर हम जब उज्जयी प्राणायाम करते हैं, मैंने कल भी उज्जयी प्राणायाम का आपको एग्जांपल दिया था, उदाहरण दिया था। तो उनके, जब हम एक बिंदु पर एकाग्रचित होकर किसी बिंदु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, है ना, तो जिससे हमारे ध्यान और हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, हमारी मेमोरी अच्छी होती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि हमारी एकाग्रता में वृद्धि होती है। हमारा नंबर 3 लिखेंगे भावात्मक संतुलन। जब हम नियमित अभ्यास करते हैं तो व्यक्ति की भावनाओं को स्थिर करता है। जब हम नियमित किसी आसन को, अभ्यास को करते हैं, तो ये हमारी भावनाओं को स्थिर करता है। हमारा जो चिड़चिड़ापन है, मूड स्विंग को कम करता है। या नेक्स्ट लिखें आत्म अनुशासन और आत्मविश्वास।
यानी कि अष्टांग योग की नियमितता व्यक्ति में अनुशासन, आत्मनियंत्रण और विश्वास का विकास करती है। अवसाद के लक्षणों में कमी। अवसाद यानी कि जो आपको एंजाइटी, जो आपको तनाव रहता है, उसमें आपको आपकी मनोदशा में सुधार लेकर आता है। नेक्स्ट, मानसिक स्पष्टता, यानी कि नियमित प्रैक्टिस से विचार व्यवस्थित होते हैं, निर्णय लेने की क्षमता और समस्या समाधान दोनों के स्किल्स, कौशल बेहतर होते हैं। और लास्ट में लिखे नींद की गुणवत्ता में सुधार, यानी कि अभ्यास के बाद गहरा विश्राम मिलता है जो तनाव कम कर हमें गहरी नींद लेकर आता है, नींद लाता है। मैम तो फिर ये मानसिक उपचार हुआ या फिर भावनात्मक संतुलन? कौन से वाला मैम? नींद वाली चीज में। ये तो पूरा ही जुड़ा हुआ है। देखो, आपसे जब आप किसी भी कारण से डिस्टर्ब होगे, भले ही आपको शारीरिक है, कोई कष्ट है, कोई कहीं पेन है ना, या आप रिलैक्स नहीं है, या फिर ब्रेन से आप माइंड से रिलैक्स नहीं है, या इमोशंस आपको कोई दुख है, तो नींद का असर तो सब पर आता है। देखो, है ना, कहीं भी आपको कोई कष्ट होगा, कोई पेन होगा, तो उससे आपकी जो नींद होती है वो डिस्टर्ब होती है। भले ही आप मानसिक रूप से हैं, आप शारीरिक रूप से हैं, या फिर आप अ, मन के मानसिक रूप से है ना, आध्यात्मिक रूप से, जैसे भी आप परेशान रहेंगे तो आपका सबसे पहले इफेक्ट आपकी नींद पर आता है। आप अच्छी नींद नहीं ले पाते हैं, आप सो नहीं पाते हैं, है ना, आप एक सोच में डूबे रहते हैं। तो ये आप नींद को मतलब जब पूरा ही बैलेंस होगा, पूरा संतुलन होगा, पूरा हमारे शरीर को लाभ मिलेगा, तो उसकी वजह से हमारी जो नींद है वो भी बेहतर होगी, है ना। चलिए, तो शारीरिक शक्ति यानी ये शारीरिक में कैसे हमारी हेल्प करता है, और साथ ही साथ हमारे मानसिक उपचार में भी कैसे हेल्प करता है। जैसे हमारे विचारों को बढ़ाता है, ज्ञान समझने में हमारी मदद करता है, और अष्टांग योग उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है जो किसी मस्तिष्क बीमार से पीड़ित है ना, यानी कि किसी को तनाव, जैसे मैंने बताया है, तनाव है, सिर दर्द है, तो उसमें ये सब इफेक्ट होता है, सब में लाभकारी होता है ना। नेक्स्ट है हमारा आध्यात्मिक कल्याण, यानी कि अष्टांग आध्यात्मिक उपचार पर भी काम करता है। अष्टांग आत्मा की खुलेपन को बढ़ावा देता है। यह आपके आत्मा से जुड़ने का एक शानदार तरीका है। यह आपको स्वयं को समझने में भी सहायता करता है, आपकी हेल्प करता है। अष्टांग का अभ्यास करने से आप आसपास सकारात्मकता और खुश महसूस करते हैं, है ना। जब जैसे आपने योग में क्या है, हमें योग की डेफिनेशन ही क्या है, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध, यानी कि जो हमारे मन की चंचलता है उसको शांत करके हमारे मन को एकाग्र करता है ना। यदि हम अपना ध्यान लगाते हैं, ईश्वर की प्रार्थना, सत्संग, कीर्तन करते हैं, तो जब हमारा मन ही शांत नहीं होगा तो कैसे हम कर पाएंगे। तो आध्यात्मिक रूप से भी ये हमारी हेल्प करता है। जैसे अष्टांग योग यानी कि यम, नियम, धारणा, ध्यान और समाधि के माध्यम से साधक को आंतरिक शुद्धि की ओर ले जाता है। इससे आत्म जागरूकता, यानी कि आप खुद को जान पाते हैं, और आपके मन की जो चंचलता है वो कम होती है, और साधक में विनम्रता और ईश्वर भावना का विकास होता है ना। यह आत्मिक उन्नति और मोक्ष की दिशा में मार्गदर्शन करता है। तो ऐसे आध्यात्मिक रूप से लाभकारी होता है हमारे लिए अष्टांग योग। नेक्स्ट, भावनात्मक हमारा होता है, जैसे यह हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने में सहायक होता है, जैसे क्रोध, चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग, नकारात्मकता धीरे धीरे कम होती जाती है, और
व्यक्ति में यानी कि मनुष्य में धैर्य, सहनशीलता और सकारात्मक दृष्टि विकसित होती है। उसका जो दृष्टिकोण होता है, देखने का नजरिया होता है, वो चेंज हो जाता है। और आत्म स्वीकृति और आत्मसम्मान बढ़ने से संबंधों में भी समझ और सामंजस्य आता है। यानी कि एक तरह से उनके जो रिश्ते होते हैं उनमें भी सुधार आता है। जब आपने देखा होगा, जब आप चिड़चिड़े रहते हैं, आप गुस्से में रहते हैं, आपने किसी को उस टाइम आपने या किसी ने आपको उस टाइम कुछ बोल दिया, कुछ अपशब्द बोल दिए, कुछ गलत बोल दिया, तो आपका एकदम से मूड स्विंग हो जाता है, आप क्रोध में आ जाते हैं और आप भी क्या करते हैं, आप भी बदले में अपशब्द ही बोलते हैं। लेकिन जब आप अपने ऊपर काम करते हैं, है ना, अपने आप को जान पाते हैं, तो आपको कोई एकदम से अचानक से आप किसी से अफेक्ट नहीं हो पाते, है ना। आपके अंदर सेल्फ नियंत्रण आ जाता है ना। यानी कि आपका खुद सेल्फ कंट्रोल, आप खुद के ऊपर नियंत्रण कर पाते हैं। किसी के उकसाने से आप एकदम से भावुक नहीं होते, है ना। आप एकदम से अपना आपा नहीं खो बैठते कि इसने मुझे ये बोल दिया तो मैं तुरंत इसको ये आंसर करूं, ये जवाब दूं इसको। आप लड़ने की तरह, क्रोध आया आपको, इसने मुझे एक बोला, मैं इसको 4 अपशब्द कहूं। तो ये सब धीरे धीरे कम होते चले जाते हैं। आपकी जो जीवन है, आप और पहले से बेहतर हो पाते हैं, है ना। अभी भी आप देखते होंगे, आप फील करें। अच्छा, मैंने कल आपको बोला था कि अपने आप को देखें 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, या फिर आपने अष्टांग योग के इतने सारे नियम जाने हैं, तो आपको कौन सा नियम सबसे ऐसे लगता है कि उसको आप अपने जीवन में लेके आए? अपना मुझे व्यूज देंगे, अपने बारे में बताएंगे। आप बताएं इंदिरा जी, आपको क्या लगता है कि आप इन नियमों से कौन सा नियम अपने जीवन में लेके आए? क्योंकि आप कोई एक भी नियम अगर अपने जीवन में लेकर आए, तो उससे भी आपकी जो लाइफ है वो आपको बदलती हुई नजर आएगी, उसमें निखार नजर आएगा। तो एक एक करके हाँ, मुझे बताएं थोड़ा सा। जो हाँ, आप सभी को टीचर देने से टाइम में सभी को एक समान देखे, पार्शियलिटी नहीं करना है। और जो खराब गाली देते हैं उसको मन में रखते हुए हंस के आंसर देना है। हाँ, मतलब कोई दुखों को सामने वाला अगर आपको क्रोध दिलाए ना, आप इतना शांत हो जाएंगे कि वो सामने वाले को लगेगा कि आप क्रोधित क्यों नहीं हो रहे हैं। चलिए, आप बताएंगे मुझे। लक्ष्मी प्रिया जी, आप हैं क्लास में? चलिए, आप बताएं स्वाति जी। मैम, मेरा सुख दुख में जो साथी, मैं उसके साथ रहना चाहूंगी। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, जैसे मैंने आपको नियम बताए हैं ना, आपको अष्टांग योग आपने पढ़ा, उसके नियम मैंने बताए हैं ना। अष्टांग यानी कि 8 जो नियम थे, आप उसमें से कौन सा नियम चाहेंगे कि हम अपने जीवन में लेकर आए? मैम, यम का सामाजिक अनुशासन, अहिंसा, वही नियम है। हाँ, है ना, ताकि आप मतलब एक तरह से आप सोसाइटी में अच्छे से बिहेव कर पाए। आप जब बाहर वालों से आप खुद से अच्छे बिहेव करेंगे, तो बाहर वालों से तो अपने आप ही आपका अच्छा बिहेव होगा। तो आप हाँ यम नियम को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। चलिए, आप बताएं शकुंतला जी। मैम, हमें तो सभी नियम अच्छे लगते हैं, सभी को अपनाना चाह रहे हैं। सभी को अपनाना चाह रहे हैं। जी। चलिए, फिर तो आप तो मतलब आपने तो ईश्वर को ही पा लिया। मैम, समाधि तक नहीं पहुंच पाएंगे, देखिए बाकी साथ तो कोशिश करेंगे। नहीं, आप अच्छी बात है, आपने इतना मतलब सोचा। और ऐसा नहीं है, हर कोई कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि जी। आप समाधि तक नहीं पहुंच पाएंगे, आप समाधि तक भी पहुंच पाएंगे। जब आप पूरे मैम, नियम को उतारेंगे, तो फिर जब आपने 7 उतार लिए, तो 8वां कहाँ बचेगा फिर? मैम, बच्चे बोलते हैं ना सन्यासी बनना है क्या तुमको? नहीं, मैंने कल भी बताया था कि आप जी। सन्यासी बन के ध्यान में जाना आसान है, लेकिन जी। अभी बच्चों के साथ गृहस्थ जीवन में रहते हुए समाधि में जाना मुश्किल है। तो मुश्किल आप है। उसमें जाएंगे तो बड़ा अच्छा, आपके लिए तो और भी अच्छा है। आपने बहुत ज्यादा अच्छा अचीव कर लिया, यानी कि
चलिए आप बताइए रघुनाथ सर। हम लोग तो 4 फायदा ही मिलना चाहिए, जो भी अपने को बनाना चाहिए। शारीरिक सुस्थता, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक, ये 4 हाँ सुस्थता नहीं, हम लोग को जरूरत है, तभी हम हाँ लोग हाँ आगे बढ़ सकता हूँ। ये ओके। तो आप नियम कौन सा ले अपनाना चाहेंगे अपनी लाइफ में ना? कौन से नियम को शांत, लेकर सरल यम और नियम? सोसाइटी में ही थोड़ा ऐसा शांत सरल होना चाहिए, अपनों को ऐसा ही बनाना चाहिए। हाँ चलिए गुड। अब वसुधा जी बताएंगे। मैम मुझे तो लगता है नियम में जो है ना मैम, बाह्य एवं आंतरिक सोच वाला, वो क्लीन होना है मैम। जो आप ओके सोचते हो वही बाहर दिखना है। हाँ नो गुड। फिल्टर। नो फिल्टर। हाँ यस नो फिल्टर, क्योंकि हमारी सोच का हमारे ऊपर बहुत इफेक्ट आता है ना? जी मैम। जैसा हम सोचते हैं ना, ऐसा हम ग्रहण कर पाते हैं। आप अपने ऊपर अगर थोड़ा काम करें और आप एक गोल लेके चले, एक लक्ष्य लेके चले और उसके बारे में आप सोचें, केवल सोचने मात्र से आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं, जी मैम। है ना? हाँ, लेकिन फिल्टर का मतलब ये नहीं है कि जो विचार किसी के बारे में आपको आ रहा है उसको सामने से उसको बोल दिया वही जाए। तो रोकना है मैम, वो विचार आने से हाँ रोकना है खुद को, उस विचार को आने से रोकना है, पॉजिटिव किसी को एक्सेप्ट करना है। हाँ किसी को अपशब्द बोलने से रोकना है ना? जी मैम। चलिए गुड। अब नेक्स्ट, हाँ संजय जी आप बताएं प्लीज। मैम, मैं प्राणायाम को अपने जीवन में उतारना चाहूंगा, अच्छा क्योंकि प्राणायाम बताइए। से मैम शारीरिक और मानसिक दोनों संतुलित हो सकते हैं, और जैसे कि हम यम नियम भी उसकी वजह से फॉलो हो सकते हैं जब आप अच्छा सोचोगे। और और उसका रीजन ये है कि प्राणायाम से प्रत्याहारा तक मुझे पहुंचना है। जब आपने अपने सेंसेस को कंट्रोल कर लिया तो फिर आपका जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा मैम। मतलब तो मेरा गोल ये है कि मैम प्राणायाम को मेरे को अपने जीवन में उतारना है। चलिए गुड। शिल्पा जी आप। हाँ शिल्पा जी आप क्लास में हैं, हाँ मैम। आप बताइए। मैम मैं यम और नियम को क्या यम और नियम को क्या आप बेनिफिट्स मिलेंगे आपको? जो भी आपके मन में है बोले, है ना? आप अपनी जो आपकी जो झिझक है ना उसको खोले क्लास में ना। अब आप बहुत बड़े हो रखे हैं तो बोले, सब आप जैसे ही हैं, जो भी मन में आ रहा है, जो भी आपको महसूस हो रहा है आप उससे बोले। मैडम एक क्वेश्चन था। जो जो आदमी जो लोग बार बार गुस्सा देता है उसको कैसे कंट्रोल करना है? वो सामने पे था, अच्छा, जो जो आपको सामने से जो आप जो गुस्सा दिला रहा है आपको जो, हाँ बार बार, अच्छा उसको अच्छा किससे हाँ कंट्रोल आना है? चलिए उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले सबके विचार जान लेते हैं। शिल्पा जी आप बता रहे थे, बताएं प्लीज। हाँ मैम शिल्पा जी। मेरे बच्चन मैंने किसी प्राणी को कष्ट ना पहुंचाना है। मतलब हाँ मेरे व्यवहार और मेरे बच्चन से किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना है। हाँ शुद्धता है आपके व्यवहार में, आपके वचन में, है ना? चलिए और हाँ कौन बचे हैं? एक मिनट, रमन जी। हाँ रमन जी आप बताएं। रमन जी आप हैं क्लास में? रमन जी, चलिए रमन जी नहीं है। अब अर्जुन सर आप बताएंगे। जब में जो अस्तेय और ब्रह्मचर्य है वो मुझे अच्छा लगता है। क्या क्या सर रिपीट करें, धीरे से बताएं। अस्तेय, अच्छा अच्छा अस्ते, क्या समझते हैं अस्ते से आप? दूसरों के जो चीज है उससे उसमें लालसा नहीं रखना है। अच्छा, अपना जो ईमानदारी से कमाना है उसी में अपना विश्वास रखना है ना? जी मैम। चलिए गुड। आप बताएं रमन जी।
हाँ अस्ते अस्ते यानी हाँ, अस्ते में क्या समझते हैं आप अस्ते से? चलिए, आप जेमा जी, आप हैं क्लास में, और एक दमयंती मैम। हाँ, दमयंती मैम आप हैं क्लास में? चलिए, चलिए तो एक दूसरे के विचारों को जान के अच्छा लगा, है ना? एक क्वेश्चन था। हाँ बताइए, हाँ, जैसे पूछिए। कि हम लोग योग में जुड़े हुए हैं, तो इसमें हमें सबको फॉलो करना चाहिए, तभी हमारे अंदर वो मतलब पॉजिटिविटी और वो क्वालिटी आएगी, हम सबसे अलग दिखेंगे। अगर इसमें हाँ से एक एक नियम अपनाते हैं तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एक दो नियम तो सब में दिख ही जाएगा वो। हाँ, नहीं नहीं, ये बात सही है कि अगर आप पूरा ही अपनाते हैं तो अब तब तो आप बिल्कुल ही अलग हो जाएंगे, है ना? जी आप एक भीड़ में अलग नजर आएंगे, डिवाइन सोल हो जाएगी आपकी पूरी तरह से ना। जी लेकिन अगर आप इनमें से एक या दो नियम को भी अपनाते हैं, अपनाकर देखिए, आप तब भी दूसरों से बेहतर खुद को पाएंगे, जी है ना? ऐसा नहीं है कि हम एकदम से ऊपर चढ़ जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप जब चढ़ते हैं तो निखार दिखना शुरू होता है हमारा। आप जी देख सकते हैं उस निखार को, आप अपने अंदर उस अंतर को फील कर सकते हैं। चलिए, अब ये सारा जो हमारा अष्टांग योग था यहाँ कंप्लीट हुआ, और आई होप ये सारा आपको क्लियर भी हो गया होगा ना। जी। चलिए, अब नेक्स्ट है हमारा। एक्सक्यूज मैम, हाँ जैसे जी, वसुधा जी ने भी पूछा था, कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो हम आंसर देंगे तो वो एग्जामिनर को सही लगेगा कि नहीं। तो आज हमने जो मतलब दिया है आंसर, तो क्या सही था? नहीं आप देखो, मैंने कल भी यही बात बोली थी कि डिपेंड करता है कि वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। मैंने जी आपके सबके आंसर सुने, और जी मैं जी आपके सबके आंसर से सेटिस्फाइड हूँ, है ना? कोई जी कोई सा नियम लेके अपने जीवन में उतारना चाहता है, कोई यम उतारना चाहता है, कोई यम के अंदर या नियम के अंदर भी जो क्वालिटी है कोई उसको अपने जीवन में लेके आना चाहता है। लेकिन सारे नियम, कोई भी नियम आप अपने जीवन में उतारे तो उससे हमें फायदा ही है, नुकसान तो कुछ नहीं है ना। जी इसलिए जी मैं सबके आंसर से सेटिस्फाइड हूँ, आपके भी, है ना? क्योंकि आप पहले से जो आपके अंदर नहीं है और आप अंदर इन्वॉल्व कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो आप जी पहले से बेहतर हो रहे हैं। तो ये तो और अच्छा है आपके लिए, है ना? जी और सच है, ये अपने बारे में खुद के लिए अवेयर होना बड़ी अच्छी बात है ना? आप जब खुद को जान पाते हैं, अपने को टाइम देते हैं, तो ये सच है, आप जब अपने ऊपर थोड़ा भी काम करते हैं ना, तो एक निखार आता है ना? आप फीमेल्स का, मैं महिलाओं का बताऊं, उनका चिड़चिड़ापन बहुत कम हो जाता है ना? जी। वो एकदम से किसी की बात पे गुस्सा नहीं करती है ना? हमारे साथ एक, हुआ है। हाँ, वो मैम अपने अपने, मैं भी एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो चीज। हाँ मेरे हस्बैंड मुझे जब गुस्सा दिलाते हैं मैं और गुस्सा नहीं मैं हम भी नहीं बोलते। हाँ, तो यानी कि आप अपने जीवन में जब जुड़े हैं आप तो आप उतार भी गुस्सा रहे हैं करते उस थे। चीज को। और पहले आपको, गुस्सा करते थे। हाँ, आपको देखो कि जब आप इस चीज में आपको उतार रहे हैं ना, कुछ नहीं बोल रहे, तो आपको बुरा लगने की बजाय एक आनंद फील होता होगा, जी है ना? कई बार होता है कुछ लोग आपको उकसाते हैं, कुछ गलत बोलते हैं या फिर आपको नीचा दिखाते हैं, तो आप सच में इतना ऊपर उठ चुके होते हो कि आपको उनकी बात पे हंसी आती है कि आपको उकसाना चाह रहे हैं या फिर आपको नीचा जी दिखाना चाह रहे हैं। यानी कि किस सोच का व्यक्ति है वो, आपको बुरा नहीं लगेगा उस टाइम, बल्कि आप अपने मन में मुस्कुराएंगे, आप हंसेंगे कि मतलब आप अभी तक उस इंसान की सोच वहीं तक बनी हुई है, आपको बुरा नहीं लगेगा जब आप अपने जीवन में ये सारे जो नियम हैं इनमें से कुछ भी नियम आप अपनाते हैं। चलिए, नेक्स्ट है हमारा टीचिंग सिस्टम, यानी कि जो हमारी शिक्षण प्रणाली है वो क्या है ना? कोई बताएगा मुझे क्या है टीचिंग सिस्टम?
क्या समझते हैं आप लोग टीचिंग सिस्टम से? क्यों टीचिंग सिस्टम क्यों होना चाहिए? मैम टीचर जो पता है आपको, वो आपको स्टूडेंट्स को मतलब क्या बोलते हैं, नैवेद्य मैम ऑफर करना है। सिर्फ जो भी आपको पता है यू मस्ट टीच द स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं है कि मैं ये सिखाऊं या वो सिखाऊं, ये मुझे ये शेयर नहीं करना। जो भी हाँ नॉलेज आपके पास है आप वो स्टूडेंट्स को देना है वो नॉलेज। बिल्कुल, है ना। ये तो हुआ एक टीचर का क्वालिटी, जो आपने बताया अभी, ये हुआ एक टीचर का क्वालिटी, यानी कि जो भी आपके पास है उसको अपने पास न रख के उस ज्ञान को बांटना, ये एक शिक्षक का गुण होता है ना। आप यही कहना चाह रहे थे ना? लेकिन जी मैंने मैम एक जी। यहाँ पे आया है सिस्टम, यानी कि टीचिंग सिस्टम, शिक्षण प्रणाली के। अनुशासन। हाँ, आपने अनुशासन। देखा होगा अभी। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं इंदिरा जी? टीचर्स ने अनुशासन सिखाने का, स्टूडेंट को अनुशासन सिखाए। हाँ, कैसे गुड। व्यवहार करना, बड़ों कैसे का व्यवहार कैसे करना आदर है? करना, कितना टाइम आएंगे हम क्लास में आएंगे, डिसिप्लिन रखना, जी जी बिल्कुल, हाँ आप बिल्कुल सही बोल और रहे हैं, बच्चों को डिसिप्लिन। सहित, हाँ, और बच्चों को सहित मिल के रहना, झगड़ा नहीं करना। हाँ, देखिए, वेरी गुड, आप सही आंसर कर रहे थे। आपने देखा होगा अभी जब कोविड का टाइम चला है ना, स्कूल्स बंद थे, तब क्या था, ऑनलाइन क्लासेस चली थी बच्चों की ना। एक टाइम तो ऐसा था स्कूल बंद ही थे, लेकिन उसके बाद फिर कुछ टाइम ऐसा आया कि बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चली है। तो आपने उसमें क्या देखा? बच्चे ज्यादा डिसिप्लिन से ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे थे, टीचर वो ही थे, उनके माध्यम वही था, टीचर वो थे, स्टूडेंट बच्चे थे, पढ़ाने का तरीका सब था, है ना। लेकिन एक जो डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है ना, जो वो एक दे पा रहे थे वो नहीं दे पा रहे थे अच्छे से। पढ़ाया, बच्चे क्या होते थे, बच्चे क्लास में क्लास ऑन की और गायब, है ना। जैसे अभी इंदिरा जी से ने बताया कि शिक्षण प्रणाली का मतलब है, यानी कि अनुशासन आना, सेल्फ डिसिप्लिन आना, है ना। यानी कि शिक्षण एक व्यवस्थित, अनुशासित और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित होता है। एक सिस्टम बनाया जाता है, इसमें बच्चों की थॉट्स क्या है, बच्चों के विचार क्या है, और बच्चों की साइकोलॉजी क्या है, उनका मानसिक लेवल क्या है, वो किस लेवल से हम उनको पढ़ाए कि वो उनको क्लियर हो जाए, इन सब बातों को ध्यान में रख के पढ़ाना, ये सब किस में आता है, शिक्षण प्रणाली के अंदर आता है, टीचिंग सिस्टम में आता है ना। है ना, इसमें क्या होता है, केवल छात्र का कंप्लीट विकास करना, यानी कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, पूरा सर्वांगीण विकास कह सकते हैं। सर्वांगीण विकास होता है शिक्षण प्रणाली के माध्यम से। जो स्टूडेंट है, जो आपका स्टूडेंट है, जो सीख रहा है ना, उसकी क्या अक्षमता है, वो किस क्षमता से सीख सकता है, क्या लेवल है उसके सीखने का, फिर उसका इंटरेस्ट किस चीज में है ना। अब बच्चा है, उसका इंटरेस्ट तो है मैथ्स में, है ना, हम उसको बायो की तरफ लेके जा रहे हैं, या फिर वो सोशल स्टडीज पढ़ना चाहते हैं, हम उसको बेवजह फिजिक्स की तरफ लेके जा रहे हैं, केमिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। यानी कि एक तरह से बच्चे के इंटरेस्ट को भी जानना शिक्षण प्रणाली में आता है ना। और उनको बहुत ज्यादा अवसर, उनको मौके देना खुद को भी पहचानने के। कई बार बच्चा होता है कि खुद को पहचान ही नहीं पाता है कि वो क्या बेटर कर सकता है ना। तो उसको ये भी अवसर देना कि वो खुद से करके ये जान पाए कि वो क्या बेहतर कर पा रहा है, किसको बेहतर करने में उसको मजा आ रहा है ना। बेवजह उसके ऊपर बोझ नहीं डालना है कि बस तुम्हें ये सिलेबस मिला है, ये पढ़ो और पास हो जाओ, इतने मार्क्स आ जाए, छुट्टी। नहीं, ये टीचिंग सिस्टम नहीं है। टीचिंग सिस्टम में आपका बच्चे की एज क्या है, उसकी क्षमता क्या है, वो कितनी क्षमता से लर्न कर रहा है, उसका इंटरेस्ट किस में है, इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है ना। जैसे इसमें लिखा भी है, इस पद्धति में व्यक्तिगत विभिन्नता को मान्यता दी जाती है ना। क्योंकि आप लोग भी मेरे साथ जुड़े हैं, है ना, आप 10 लोग 20 लोग जितने भी हैं, सबकी क्या है, सब
एक दूसरे से अलग है ना। तो मैं अगर सबके ऊपर एक ही चीज थोपने लग जाऊं तो आपको बुरा भी लगेगा और आप कहीं ना कहीं उस चीज से ऊब जाएंगे, थक जाएंगे, उसको इतने मन से नहीं कर पाएंगे, है ना। अभी आपने देखा होगा मैंने सबसे क्वेश्चन किया कि आप कौन से नियम का पालन करना चाहते हैं, तो आपने देखा होगा किसी का भी आंसर सेम नहीं था, है ना, एक विभिन्नता थी। तो उस विभिन्नता को पहचानना, ये भी क्या है, एक टीचिंग सिस्टम है, एक शिक्षण प्रणाली के अंतर्गत आता है ना। और इससे क्या होता है, जब बच्चा अपनी मन के, यानी कि जब जो आप चाहते हैं, है ना, उसको आप अपने जो मन में है उसको आप करते हैं ना, तो जैसे आपका क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन इसके विपरीत यदि आप उस काम को आपके ऊपर थोप दिया जाए जिसको आप नहीं करना चाहते हैं, जिसमें मन नहीं है आपका, तो आपको लगेगा आप उससे बहुत जल्दी बोर भी हो जाएंगे, है ना, आलस आएगा उसको करने में। तो ये है मतलब एक तरह से क्षमता को पहचानना, आप किस फील्ड में अच्छा कर पा रहे हैं, आपके का किस में इंटरेस्ट है, आपको उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाना। एक बच्चा है बहुत, उसको फर्स्ट टाइम उसको लेक्चर दिया, उसने फर्स्ट टाइम गेन कर लिया, लेकिन क्लास में सब तरह के स्टूडेंट होते हैं, है ना, आपको उन सबको टीच करना है। तो आप उस स्टूडेंट को भी बाहर सामने लेकर आए जो देर से समझता है ना। आपको हॉल देखना है, पूरी तरह से पूरी क्लास को एक देखना है। सिर्फ ये नहीं है कि जो बच्चा इंटेलिजेंट है उसको आगे बिठाया, उसको पढ़ाया और उसी को बेस्ट कराते गए, है ना, ये फॉल्ट आ जाएगा आपकी टीचिंग में। आपका काम है उसको भी बाहर निकालना जिसके अंदर एक डर है, उसके डर को बाहर निकालना। बल्कि ऐसे बच्चे को ज्यादा मौके देने चाहिए ताकि वो ज्यादा करके सीखे, है ना, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाए। तो ये छोटी छोटी बातें लगती है, लेकिन ये सब हमें सिस्टम से, टीचिंग सिस्टम से ये हमारा हो पाता है। यानी कि टीचिंग सिस्टम क्या है, दूसरे बच्चे को जानना, उसकी क्षमता को जानना और उसे उसकी रुचि के अनुसार पढ़ाना, है ना। कुछ बच्चे हैं, हमने लेक्चर मेथड दिया, बोर्ड पे मैंने कुछ हेडिंग डाली और सिर्फ मैंने ऐसे वर्बली बोला और उनको क्लियर हुआ, लेकिन कुछ को एक्सप्लेन करना होता है, एग्जाम्पल देने होते हैं, उदाहरण के द्वारा पढ़ाया जाता है। तो आपका सिस्टम प्रणाली, टीचिंग सिस्टम में मेन जो मोटिव है आपका, आप अपने हर स्टूडेंट को जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार पढ़ाएं। केवल एक बच्चे पे फोकस ना करके पूरे बच्चों को आप देखकर चलेंगे। अब मैं क्लास में सिर्फ एक बच्चे को देख के चलूं, आप जैसे जुड़े हुए हैं, मैं सिर्फ स्वाति जी को बार बार क्वेश्चन करती रहूं, या मैं वसुधा जी से करती रहूं, या सिर्फ मैं इंदिरा जी से करती रहूं, है ना। तो मेरा मोटिव है कि मैं सब पे फोकस करूं, सबको क्लियर हो, है ना, सबको जो मैंने पढ़ाया है वो सबको समझ में आए। इसीलिए मैं बात बार बीच बीच में मैं बोलती रहती हूँ कि क्वेश्चन किया करें, है ना। आप सभी लोग अब बहुत बड़े हो गए हैं, है ना, बच्चों को एक रहता है, डर रहता है, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जितने भी आप लोग हैं, जो भी क्वेरी है, क्वेश्चंस है, आप लास्ट में छोड़ के जाएं, हम क्लास के जब नेक्स्ट डे क्लास स्टार्ट होगी उसमें डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप भी देखते होंगे जब हम डिस्कस करते हैं तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होती है, आप एक दूसरे के विचारों को जान पाते हैं, है ना। और ये सब्जेक्ट रटने वाला नहीं है, रटना क्या है, मैं आपको आपका पीडीएफ उठाऊं और आपको रीड कर दूं, तो उससे क्या होगा, वो तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो छोटे छोटे पॉइंट्स को उठाना, उनको क्लियर करना, ये सब हमारा टीचिंग सिस्टम में आता है। नेक्स्ट है शिक्षण की अवधारणा एवं सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल्स क्या है और क्यों इनको बनाया गया प्रिंसिपल्स को। शिक्षक और शिक्षार्थी के अंत अंतःक्रिया होती है। शिक्षक शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है ना। जैसे अभी मैंने ऊपर बताया था टीचिंग सिस्टम में, यानी कि कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़ा शैतान प्रवृत्ति के होते हैं क्लास में, है ना, फोकस नहीं करते हैं, खुद भी डिस्टर्ब होते हैं और पूरी क्लास को भी डिस्टर्ब करते रहते हैं। यानी कि एक टीचर को उसके व्यवहार में भी चेंज लेके आना है ना।
ताकि उसका भी जो फोकस है वो क्लास में आए, है ना। एक तरह से एक रिलेशन होता है हमारा, टीचर का एक ट्रायंगल बनता है, टीचर, हमारा सब्जेक्ट और हमारा स्टूडेंट। ये एक पद्धति है। एक ट्रायंगल आप देखिए, आपका टीचर ऊपर होगा, फिर एक सब्जेक्ट होता है जो टीचर पढ़ाते हैं, और एक स्टूडेंट होता है जिसको पढ़ना होता है या जिसको टीचर पढ़ाते हैं। तो उन दोनों के बीच में अंतःक्रिया होती है, दोनों एक दूसरे को पढ़ाते हैं, पूछते हैं, बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, टीचर एक्सप्लेन करते हैं, तो दोनों में एक अंतःक्रिया हुई। और शिक्षक शिक्षण के माध्यम से, टीचिंग के माध्यम से बच्चे का यानी कि विद्यार्थी का व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। शिक्षण एक कला है और शिक्षक एक कलाकार है, एक आर्ट है जो टीचिंग है ना। और शिक्षक को क्या कहा गया है? कलाकार कहा गया। कहते हैं ना, जो बच्चे होते हैं उनको एक मिट्टी कहा गया है, कच्ची मिट्टी कहा गया हुआ है ना। उनको आपने देखा होगा, सुना भी होगा बड़ों से कितनी बार, या पढ़ा होगा कि बच्चे को जैसा हम जिस सांचे में ढाले वो उस सांचे में ढल जाता है। और ये कला किसके पास होती है? एक माता पिता, पेरेंट्स के पास होती है, बच्चों की उसमें मैं बताती हूँ, और एक टीचर के पास होती है।